हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का। और यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कर रहे थे भाई साहब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन। चलिए उसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे। ये क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम किया था और इसके दो पार्ट थे, उदाहरण नंबर 3 के। ये तो हो गया था। अब उदाहरण नंबर 4 देखिए, ये है आपका चौथा क्वेश्चन। अच्छा देखिए, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं 10 से 12 सवाल कराऊंगा। अगर आप लोग 9th में होते और उस समय होते तो मैं 9th के बच्चों को लगभग 10 से 12 सवाल कराता हूँ। ये बात सही है, होमवर्क भी कुछ देता हूँ, सबको डिस्कस भी करता हूँ। लेकिन आप लोग चूंकि अब हम लोग रिवीजन में हैं, कंसेप्ट से हमें मेन मतलब है, तो हम लोग सिर्फ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके कंसेप्ट को समझ लेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, 11वीं क्लास में जब आप लोग जाओगे तो ये सारी चीजें डिटेल में सिखाई ही जाएंगी, तो कोई चिंता की बात नहीं है 11वीं क्लास में आना। 11वीं क्लास में फिजिक्स तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोई और टीचर पढ़ाएंगे जो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे सारी चीजें। चलिए, ये एक सवाल है। सवाल ये है कि एक वस्तु पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है और फिर उत्तर दिशा में 4 मीटर चलता है, तो कुल दूरी और विस्थापन कितना होगा। सबसे पहले तो दिशा का सबको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। आपके अपने दिशा पर नहीं, बल्कि जो सवाल को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग मानते हैं वो मानते हैं इधर की तरफ ईस्ट। ईस्ट बोले तो पूर्व दिशा, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि इधर हो जाएगा वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा। और ऊपर की तरफ हो जाता है नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। और नीचे की तरफ हो जाता है साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा। ये है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। सवाल क्या कह रहा है कि कोई एक वस्तु है, माना कि वस्तु यहां है, कोई एक ये वस्तु है, ठीक है। ये वस्तु पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है, यानी कि ये इधर की तरफ 3 मीटर चला होगा और यहां पहुंच गया। अब इसका नाम भी दे देते हैं, चलिए ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक पहुंच गया। और फिर उत्तर दिशा में 4 मीटर चलता है। उत्तर बोले तो ऊपर, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, तो ये ऊपर की तरफ यहां तक चला गया। मान के चलिए यहां सी तक चला गया, जो कि 4 मीटर है। तो ए से बी यानी कि पूर्व दिशा में 3 मीटर चला, और बी से सी यानी कि उत्तर दिशा में 4 मीटर चला। तो उसकी कुल दूरी और विस्थापन कितना होगा, ये सवाल है। ओके। अच्छा, दूरी में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कुल दूरी क्या है भाई साहब, उस जितना चला वो उसका कुल दूरी है। तो कुल दूरी कितना है, पहले वो 3 मीटर चला और फिर 4 मीटर चला, यानी कि कुल टोटल वो 7 मीटर चला। तो कुल दूरी हो गई 7 मीटर। 7 मीटर, बात खत्म। मेन यहां पे विस्थापन जो है ना, ये निकालना कठिन काम है। यही मेन है यहां पे विस्थापन निकालना। अब देखिए विस्थापन कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिए। विस्थापन का मतलब है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे मिनिमम दूरी, यानी कि बोले तो ये दूरी, यही दूरी की बात हो रही है ना भाई। ये दूरी कितनी होगी, यही हमारा विस्थापन होगा। क्योंकि शुरुआत उसने ए से किया था, बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, यानी कि शुरुआत ए से हुई थी और अंतिम सी तक गया। तो यही दूरी हमारी विस्थापन है। तो ये दूरी कितनी होगी अगर हमें मालूम चल जाए तो हम विस्थापन बता देंगे। अब यहां पे जो बच्चे अच्छे होंगे उनको साफ साफ दिख गया होगा कि यहां पे एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। जिस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रेंगल, इंग्लिश में तो राइट एंगल ट्रेंगल कहते हैं, हिंदी में शायद लंब कोण कुछ कहते हैं इस तरीके का, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रेंगल का मतलब होता है कि एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी के दो
90 से कम के होंगे। तो देखो यहाँ पे एक 90 बन रहा है ना, यहाँ पे ये बन रहा है ना, और ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये कितना होगा? तो यहां पे सभी लोगों को अगर मालूम हो पाइथागोरस, पाइथागोरस नियम अगर सभी लोगों को याद हो तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब ये पाइथागोरस क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? पाइथागोरस। चाहो तो ऊपर लिख लो यहां पे पाइथागोरस, हिंदी में ही मैं लिख देता हूं पाइथागोरस। मैं पाइथागोरस नियम का प्रयोग करने जा रहा हूं। सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो नीचे होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, यानी कि आधार। तो मैं बी लिख देता हूं। ये जो खंबे के तरीके खड़ा है इसको हम लोग बोलते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, इसको मैं पी बोल देता हूं। और ये जो होता है इसको बोलते हैं कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस, इसको मैं एच बोल देता हूं। और जो पाइथागोरस नियम होता है ये कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, मतलब कि ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। आधार बोले तो बेस का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। ये आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है 9th क्लास में। तो हमें यहीं हाइपोटेनस एच की वैल्यू तो निकालनी है, बेस तो हमें मालूम है कि 3 है, तो चलो ये 3 का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर भी 4 मालूम है, 4 का स्क्वायर, कुल टोटल आ गया ये 9 + 16 यानी कि 25। कितना आ गया? 25। लेकिन हाइपोटेनस का स्क्वायर आया है, यानी कर्ण का स्क्वायर आया है, हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए। तो अगर कोई भी संख्या यहां पे देखो मैं कर देता हूं, आप लोग इसके नीचे ही करना। यहां पे एच स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो क्या एच की वैल्यू √25 नहीं हो जाएगी? यानी एच की वैल्यू 25 का स्क्वायर रूट, अंडर रूट, वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। यानी कि ये दूरी जो है वो 5 मीटर आ गई। तो विस्थापन कितना हो गया? 5 मीटर। आंसर समझ लो अच्छे से, ठीक है ना? यहां पे बस वही पाइथागोरस का नियम हमें लगाना था। पाइथागोरस आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो फिर ये हमारी गलती तो नहीं है भैया, ये आपकी गलती है। तो जब रिवीजन होगा मैथ्स में तो वहां हम लोग कराएंगे, वहां आप लोग देखिएगा। ओके, जब मैथ्स रिवीजन कर रहे हैं ना तो उसमें ये भी एक बार हम रिवीजन करा देंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है जो कि पूरे फिजिक्स में आता रहेगा, मैं उसको अब डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि और अदिश राशि। क्या कहते हैं? अदिश राशि और सदिश राशि। मैं अभी समझाता हूं ये होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे निकल के आती है। कई बार इससे सवाल बनाए जाते हैं कि बताओ ये राशि सदिश है कि अदिश है, क्या है कि कुछ भी नहीं है, क्या है बताओ। मतलब देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने पीछे सवाल किए थे जरा उन पे हम लोग वापस चलते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वैसे तो ये 11वीं का कंसेप्ट है, 11वीं में आप लोग बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन यहां पर भी 9वीं क्लास में भी है थोड़ा बहुत, 10वीं में भी यूज होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जरा पीछे के सवाल में आइए, सभी पीछे के सवाल में शुरुआत से आइए, शुरुआत से उदाहरण नंबर 1 से आइए। यहां पे थोड़ा ध्यान सभी लोग दीजिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से। हम लोग जब दूरी निकालते हैं तो हम लोग किसी भी दिशा में जा सकते हैं दूरी निकालने के लिए। जैसे हम पहले ए से यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक गए, फिर यहां से बी तक आए और हमने टोटल दूरी निकाली। मतलब एक बार हम ऊपर गए, फिर हम दाहिने घूम गए, फिर हम नीचे चले आए। हमारी कोई दिशा जो है वो फिक्स नहीं है, हम किसी भी दिशा में जा रहे हैं और हमें मेन वैल्यू से मतलब है, हमें वो जो
परिमाण है ना, जो संख्या वाली वैल्यू है, उससे मतलब है कि हम ऊपर 5 किलोमीटर चले, फिर दाहिनी तरफ 10 किलोमीटर चले, फिर नीचे की तरफ 5 किलोमीटर चले। बात समझ में आ रही है? इसको दिशा से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? मैग्नीट्यूड से, परिमाण से, यानी जो संख्या वैल्यू है 5, 10, 5, उससे मतलब है। लेकिन विस्थापन को जरा ध्यान से देखिए। विस्थापन एक पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच की सबसे मिनिमम दूरी होती है, शुरुआत पॉइंट और अंतिम पॉइंट की। तो ये हमेशा एक निश्चित दिशा में ही होगी। जैसे यहां देखिए, इस दिशा में है। क्या बात समझ में आ रही है? इसी दिशा में है। और आइए और इधर देखिए, यहां पर विस्थापन देखिए, भले ही हम दूरी किसी भी दिशा में गए हो, ऊपर गए, दाहिने गए, फिर नीचे आ गए, फिर दाहिने गए, फिर नीचे आ गए, लेकिन विस्थापन एक निश्चित दिशा में है, इधर की तरफ निश्चित दिशा में है। क्योंकि विस्थापन होता क्या है? एक शुरुआती पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बीच की दूरी, तो वो किसी एक फिक्स दिशा में ही तो होगी। यहां से लेकर और यहां की दूरी जो विस्थापन होगी, वो एक निश्चित दिशा में ही तो होगी, चाहे 2 पॉइंट तुम कैसे भी ले लो। ये तुम्हारी पहली पॉइंट है और ये तुम्हारी अंतिम पॉइंट है। मान के चलो अंतिम पॉइंट यहां होती तो फिक्स दिशा ये हो जाती, एक दिशा में ही होती ना। अंतिम पॉइंट अगर ये होती तो दिशा हमारी ये हो जाती। और देख लो, इसमें भी देख लो, ए से बी तक जब हम गए तो हम इधर से ऐसे घूमते घामते गए, लेकिन विस्थापन के लिए, दूरी के लिए भले ही हम चारों तरफ किसी भी दिशा में चले गए हों, लेकिन विस्थापन के लिए हम हमेशा इसी दिशा में जाएंगे तो हम बी तक पहुंचेंगे। इस वाले सवाल में भी देख लो, इस वाले सवाल में भी देख लो, हम दूरी के लिए ए से बी गए, मतलब हम पहले दाहिने चलें फिर हम ऊपर चलें, तो दूरी की दिशा तो फिक्स नहीं है, लेकिन विस्थापन की दिशा फिक्स है। ये इसी दिशा में मिलेगा हमें। हम ए से शुरू हुए थे और सी पर खत्म हुए थे, तो हम ए से सी इसी दिशा में तो जाएंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है ना? यानी कि हमें कुछ ऐसी राशि मिलेगी जिसमें दिशा भी निश्चित होगा, संख्या नंबर के साथ साथ, और कुछ ऐसी राशि मिलेगी जिसमें हमें दिशा निश्चित नहीं होगा। सभी लोगों को समझ में आ रही है ना? ये देखिए, वोट वाले हैं ये लोग, ये हमें वोट दीजिए, हम सुयोग्य हैं, कर्मठ हैं, शिक्षित हैं, ये लोग वाले हैं ये लोग, ठीक है? इस तरीके के लोग हैं ये पूरे दिन। अब एक्चुअल में मेरे यहाँ चुनाव है, तो चुनाव के कारण क्या है ना, चारों तरफ इन्हीं लोगों का, दिन में 25 लोग तो एक खड़े हैं, दिन में 25, अगर एक एक गाड़ी भी अगर 2-3 राउंड मारती है तो समझ लीजिए दिन में हो गए 75 राउंड। मतलब सुबह 6 बजे से लेके और रात को 9 बजे तक ये लोग परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं। हम सुयोग्य हैं, हम कर्मठ हैं, हम ईमानदार हैं, हम शिक्षित हैं, और इनको अगर कोई पूछ दो सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है नहीं बता पाएंगे, ठीक है? पूछ लो किसी जो भी उम्मीदवार हो, भैया सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है बता दो, नहीं बता पाएंगे। अरे वो सब छोड़ो, इन लोगों से बस इतना पूछ लो कि मान के चलिए आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में कोई दिक्कत होती है और आपको डीएम को एक पत्र लिखना है उस प्रॉब्लम के बारे में, आप डीएम को पत्र लिख पाओगे कि नहीं? उनसे एक पत्र ही लिखवा लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आधे से ज्यादा लोग नहीं लिख पाएंगे। एक छोटा सा पत्र डीएम को या एसपी को, ठीक है ना, अपन मतलब कि जिसके साथ भी प्रॉब्लम शेयर करनी है, जिसको भी प्रॉब्लम बताना है, नहीं लिख पाएंगे, गारंटी है मेरी। फिर भी लोग ऐसे ऐसे लोग नेता में खड़े हो जाते हैं, पता नहीं यार इस देश का क्या होगा। आइए हम लोग कंसेप्ट कर रहे थे भाई, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लो जरा। तो देखो, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश मतलब दिशा के बिना, और सदिश यानी दिशा के साथ, सदिश दिशा के साथ।
तो जितनी भी राशियां हैं, मतलब फिजिक्स में जितने भी हम लोग टर्म्स, जितने भी नाम यानी जितनी भी राशि हम लोग पढ़ते हैं, चाल, वेग, दूरी, विस्थापन, कार्य शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, उसके अलावा बल, ठीक है ना, यानी फोर्स, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, जितनी भी चीजें पढ़ेंगे आगे चल के भी, वो हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक अदिश और दूसरा सदिश। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि ऐसी राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा भी निश्चित हो संख्या के साथ साथ, उसको हम लोग सदिश राशि कहेंगे, और जिसमें दिशा निश्चित ना हो उसको अदिश राशि कहेंगे। ठीक है, मेरे आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इसीलिए बहुत सारी पक्षियों की आवाज आती रहती होगी आप लोगों को। ठीक है, तो जो सदिश राशि हो गई, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा विस्थापन। अरे विस्थापन में हमेशा एक ना एक निश्चित दिशा होती है ना, एक दिशा होती है, दिशा तो एक ही होगी ना, तो एक फिक्स दिशा होती है ना, एक निश्चित दिशा होती है ना, तो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, सदिश राशि। ठीक है ना, लेकिन दूरी हमारी क्या हो जाएगी, अदिश राशि। क्यों? क्योंकि दूरी में हमें कोई दिशा नहीं होता है। हम यहां से शुरू हुए, हम इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, किधर भी गए, फिर यहां पे मानो चले, तो हमारी कहां दिशा कोई फिक्स है, हम चारों तरफ जा रहे हैं, जिधर मन हो रहा है उधर की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन विस्थापन की जब बात होगी तो हम एक फिक्स दिशा हो गई है, एक ए से बी की तरफ जब जाएंगे तो फिक्स दिशा में ही जाएंगे, एक निश्चित दिशा में जाएंगे। तो यानी कि विस्थापन हमारा सदिश हो गया और दूरी हमारी अदिश हो गई। आगे चल के हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, हम लोग ये भी देखेंगे कि वो सदिश है कि अदिश है। बात समझ में आ रही है ना? दूरी से बनने वाली जितनी भी आगे चल के फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, जितनी भी भौतिक राशियां बनेगी, वो सारी की सारी अदिश होती जाएंगी। जैसे कि चाल, चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, तो चाल भी अदिश हो जाएगा क्योंकि वो दूरी से बना है। और विस्थापन से जितनी चीजें बनेगी, विस्थापन से जितनी चीजें बनेगी वो सारी की सारी सदिश राशि हो जाएगी। जैसे विस्थापन से वेग बनता है, वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, तो हमारा वेग क्या हो जाएगा, सदिश राशि। अच्छा, जो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन, वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, चाल, वेग, त्वरण अभी आगे पढ़ेंगे, मैं बस थोड़ा समझा रहा हूं आप लोगों को कि त्वरण वेग से रिलेटेड होता है, वेग से ही उसका फॉर्मूले का निर्माण होता है, तो त्वरण भी सदिश राशि हो जाएगा। अच्छा, हम लोग बल लगाते हैं, मान के चलो ये हमारे पास एक कोई डिब्बा है, ये देखो ये कोई डिब्बा है, ठीक है, इस डिब्बे पे हमें बल लगाना है, फोर्स लगाना है। तो अब देखिए, हमेशा आप एक निश्चित दिशा में ही तो बल लगाएंगे, जैसे आप इधर से इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, ऐसे फोर्स लगा रहे हो आप, या आपका मन है कि नहीं हम इस तरीके से फोर्स लगाएंगे, लो, आपका मन है नहीं हम इधर से फोर्स लगाएंगे, लो। कहने का मतलब किसी चीज पर आप फोर्स लगाओगे, किसी चीज पर बल लगाओगे, किसी चीज को धक्का दोगे या खींचोगे, तो एक निश्चित दिशा में ही तो ये काम कर रहे हो तुम। अरे ऐसा हो सकता है क्या कि आप बल लगा रहे हो और आपका बल जो है सो 20 दिशा में जा रही है, आप आगे भी बल लगा रहे हो, पीछे भी लगा रहे हो, ऊपर भी लगा रहे हो, नीचे भी लगा रहे हो, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। हम एक निश्चित दिशा में ही बल लगाते हैं, हम किसी चीज को धक्का देते हैं तो एक निश्चित दिशा में ही तो धक्का देते हैं, या किसी चीज को खींचेंगे तो हम अपनी ओर खींचेंगे, यानी एक निश्चित दिशा की ओर खींचेंगे। तो इसीलिए जो बल होता है ये भी सदिश राशि है। मेरी बात समझ में अब सभी लोगों को आनी चाहिए। तो ये मैंने आगे लिख रखा है, आप लोग यहां से नोट कर लीजिएगा। यहां से अब आपको नोट करना है, दिशा और परिमाण के आधार पर राशियां दो तरह की होती हैं, ठीक है ना, दिशा यानी कि डायरेक्शन और परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वही संख्या वाली वैल्यू, संख्यात्मक वैल्यू,
और ये दिशा यानी डायरेक्शन। इसके आधार पर राशि दो तरह की होती है, या तो अदिश राशि होगी या सदिश राशि होगी। ठीक है ना। आगे डेफिनेशन यहां लिखा हुआ है। अदिश राशि हम किसको बोलेंगे? तो जिस दिशा को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड यानी कि संख्या वैल्यू की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। इसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है ना। जैसे अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे ना, जैसे कि दूरी, ठीक है ना, जैसे कि चाल, जैसे कि समय। अरे समय की कोई दिशा होती है क्या? समय तो अपना चलता रहता है। समय की क्या दिशा है? आप कहते हो क्या कि 5:10 उत्तर की ओर, 10:15 पश्चिम की ओर? ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये सब के सब क्या है? ये सब अदिश राशि है। ठीक है ना। या किसी चीज का क्षेत्रफल हमें निकालना हो, क्षेत्रफल, किसी भी चीज का हमें क्षेत्रफल निकालना हो, तो अगर हम किसी चीज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, मान के चलिए हम एक ये आयत है, इसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि ये कितना एरिया कवर किया हुआ है इसने, वो इसका क्षेत्रफल हो गया। तो इसमें कहां कोई दिशा है? हम कहते हैं क्या कि इतना उसने एरिया कवर किया है पश्चिम की ओर? नहीं, ऐसा कुछ हम लोग कहते नहीं है। तो यानी कि क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ये भी हमारा अदिश राशि में आएगा। ओके, जिंदाबाद जिंदाबाद। पता नहीं ये लोग जीतेंगे कि नहीं, लेकिन पहले से ही अपने आप को जिंदाबाद बोल रहे हैं। यार एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि आज के समय, अच्छा देखो, ये जो नेता लोग होते हैं ना, ये क्यों ऐसे होते हैं? इसका रीजन आप लोगों को मालूम है? क्यों चुनाव के समय आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आपसे भीख मांगेंगे कि हमें वोट दीजिए, और उसके बाद 5 साल तक फिर ये दिखाई नहीं देंगे, फिर अगले चुनाव में दिखाई देंगे? ऐसा क्यों? वास्तव में देखा जाए तो इसके जिम्मेदार हम हैं। वास्तव में इसके जिम्मेदार हम हैं। ऐसे बेहुदा लोगों को हमें वोट देना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात कि हमें लालच भी नहीं करनी चाहिए। वोट के समय ये लोग कुछ पैसे का लालच दे देते हैं, कुछ सामान का लालच दे देते हैं, कुछ गिफ्ट के तौर पे दे देते हैं। जो लोग थोड़ा सा पीने उने के शौकीन होते हैं, उन लोगों को कस के दारू वारू पिलाई जाती है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो भी जानते हैं, वो जानते हैं कि इनको हमने खिला पिला के वोट लिया है, तो क्यों इनके लिए काम करें? उनका भी पॉइंट सही है भाई। चुनाव के समय आपने जब पैसे लेकर वोट दिए हैं, तो आपका भी फर्ज नहीं है, आपका भी हक नहीं है उनसे कहने के लिए कि आपने काम क्यों नहीं किया। तो सुधार जो है ना, दोनों तरफ होनी चाहिए, नेताओं की तरफ से भी और आम जनता की तरफ से भी, तभी जाकर हो पाएगा। और यह मुश्किल है थोड़ा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत सारे अच्छे लोग आए और इस चीज को सुधारें। आप ही लोग हो सकता है आगे चल के नेता बने और इस चीज को सुधारिएगा। चलिए फिलहाल हम लोग सदिश राशि के बारे में बात कर लेते हैं कि सदिश राशि, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे जैसे भाई साहब अभी हम लोगों ने बात किया ना पीछे, विस्थापन। विस्थापन, हम एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हैं, ए से हमें बी जाना है, हम चाहे कैसे भी करके जाएं, लेकिन ए से बी की न्यूनतम दूरी नापने के लिए हम हमेशा एक निश्चित दिशा में ही जाएंगे, यहां से यहां तक। तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब 5, 7, 10 कुछ इसका परिमाण होगा ना। ठीक है, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो कुछ भी हो। और एक दिशा भी है कि इसी दिशा में आपको जाना है, पूर्व दिशा में ही जाना है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसीलिए विस्थापन में दिशा भी है और परिमाण भी है, इस कारण से ये सदिश राशि। अभी हमने बात की है पीछे बल के बारे में, कि किसी चीज पर हमें बल लगाना हो तो हम एक दिशा में ही लगाएंगे। विस्थापन से जैसे कि वेग का निर्माण होता है, वेग से त्वरण का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि।
तो आज के लेक्चर में मुझे बस इतना ही बताना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चाल और वेग के बारे में पढ़ेंगे और इसके ऊपर फिर सवाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चाल और वेग के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। हाँ, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, इस पे सवाल की प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ज़्यादा लंबा लेक्चर मैं नहीं बना रहा। हालांकि अगर नेताओं के बारे में बात नहीं करते तो ये 25 मिनट की जगह मुझे लगता है 15 मिनट में भी खत्म हो जाता। तो आप लोगों में से अगर किसी का भी मकसद आगे चल के नेता बनना हो, ठीक है, अगर नेता नगरी में जाने का इरादा हो तो इस तरीके का नेता मत बनिएगा, ठीक है ना। एक बेहतरीन नेता बनिए। हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे नेता हुए हैं, तो वैसा नेता बनिए कि ताकि आपको जिंदा के रहने के साथ साथ जब आप ना रहें इस पृथ्वी पर तब भी आपका गुणगान गाए लोग, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।